Hello everyone. Today we will continue our topic, that is the theories of coordinator compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरीज कर रहे थे बेटा हमने वर्नर थ्योरी कर ली थी. नाउ वी आर स्टडिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नाउ व्हाई वी रिक्वायर्ड द वर्नर रिक्वायर्ड दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वर्नर थ्योरी में ऐसा क्या कमी थी जिसकी वजह से हमने इस थ्योरी की तरफ प्रोसीड किया. एक्चुअल में वार्नर थ्योरी अपने आप में इनकम्प्लीट थी. इट जस्ट गिव अस एन आइडिया रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स. हमें सिर्फ ये बताया गया कि फिक्स्ड वैलेंसी होती है, कोई स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताई बेटा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता लगे हमें उस कॉम्प्लेक्स की. मीन्स हमें जस्ट एक जनरल आइडिया पता लगा फ्रॉम द वार्नर थ्योरी. सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं हम. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम सबसे पहले ना बेटा एक चीज़ याद रखेंगे कि जिस तरीके से हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे विद द अदर एटम एंड मेक द स्ट्रक्चर. इसी तरीके से वैलेंस शेल इसमें किसके आएंगे, सेंट्रल मेटल आयन के आएंगे. कि वैलेंस शेल सेंट्रल मेटल आयन की आएगी, वो बॉन्ड बनाएगी लिगेंड के साथ और वो शेप बताएगी. तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि आपको इन लिगेंड्स को याद रखना है. CN, CO, NO2 और EN. एक्चुअल में ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N वाला कॉम्प्लेक्स, ये भी C ट्रिपल बॉन्ड O वाली चीज़ है, ये C डबल बॉन्ड O और EN मतलब NH2 CH2 CH2 NH2. मीन्स ये भी एक टाइम पे दो बॉन्ड बनाता है. यानी ये अपने आप में कैसे लीगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है. कैसे लीगेंड है ये अपने आप में, स्ट्रॉन्ग लीगेंड. जब ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, तो ये क्या करेंगे, ये शेप में अफेक्ट करेंगे. तो इसीलिए हमें इनको याद रखना जरूरी है. तो इसको मैं एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. कि हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं कि FeCN की 6 4 नेगेटिव, ये ले लेते हैं. आप सभी को पता है FeCN की 6 4 नेगेटिव. बेटा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, X -6 इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये -1 है और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल. क्यों है ये ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बनाता है विद द मेटल. तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2. आयरन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, 3d6 4s2. करके देख लो अब बेशक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और वो ऑर्गेन 18 तक की होती है. और 3d6 4s2. अब 3d6 4s2 को अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +2. तो +2 हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई, 3d6 4s0. यानी इसको मैं अगर एक्सप्रेस करके लिखती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा, लाइक दिस. ये 4s, ये 4p. ये कैसी कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट. यहाँ तक तो बात थी नॉर्मल, यहाँ तक बात थी नॉर्मल. अब हम आ जाते हैं CN के ऊपर. CN आपको मैंने कैसा बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. कैसा लिगेंड बताया था बेटे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये ताकतवर है. ये क्या करेगा, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा और इन सभी को अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा. यानी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 4 है वैकेंट, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे. ये इसका इफेक्ट है. अब कितने ऑर्बिटल आयरन के खाली चाहिए, 6. तो 1 2 ये 3 4 5 6, यानी D के 2, ये 3D है ना बेटा, ये 4s है, ये 4p. यानी D के 2, S का 1, P का 3. यही ऑर्बिटल खाली चाहिए बेटा, D के 2, S का 1, P के 3. यानी ये हमारी क्या निकल आई, हाइब्रिडाइजेशन. क्या निकल आई बेटा, ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन. अब इस तरह की थ्योरी में वो आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीसरा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स,
स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट भी कई बार पूछ लेता है। अब हाइब्रिडाइजेशन डी के 2 एस का 1 पी के 3 यानी यही हाइब्रिडाइजेशन हो गई। स्ट्रक्चर हमारा क्या है 6 का है तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। टाइप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा ये देखो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड अप हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होने की वजह से ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक। क्या हो गया बेटा ये डायमैग्नेटिक। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना होते एक भी अनपेयर्ड रह जाता तो वो हमारा क्या कहलाता पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बेटा। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह का है अब इसको ध्यान देना है आपने। अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले आता है DsP3 और एक ये बन सकता था sp3d2। डी बाद में भी आ सकता था डी पहले भी। अगर डी पहले आएगा अंदर की तरफ आएगा तो ये कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा बेटा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर डी बाद में आएगा तो ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब n-1 डी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में आएगा तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और जब n डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट करेगा तो वो आउटर ऑर्बिटल। अब इसमें डी पहले आ गया ना तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ बेटा कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब इसी एग्जांपल को हम दोबारा दूसरे तरीके से समझते हैं। इतनी बात समझ में आई। मैंने अभी तक आपको क्या बताया बेटे कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हमने, उसकी कन्फिग्रेशन निकाली, उसकी कन्फिग्रेशन निकालने के बाद ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, फिर Cn का रोल आया। Cn अपने आप में क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो वो क्या करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। अब कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल एज इट इज़ यूज आ जाएंगे यानी डी के 2 एस का 1 पी के 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई D2sp3 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारे पेयर्ड अप हो गए। यहाँ दिखाई दे रहा है सारे पेयर्ड अप हो गए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बेटा मेरी बात। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।